गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, यंग एनर्जेटिक डायनेमिक और हमारे भारत के भविष्य मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका इस आफ्टरनून जिसको कहते हैं आप गुड इवनिंग वाले पीरियड में आपका स्वागत है। और आप 1 मार्क सॉल्यूशन के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने नेशनल क्या बेटा, एक मिनट, हाँ बोलिए बेटा। सर हमारी क्लास तो शायद 8 और 9 ही हुए थे शायद। अच्छा चलो, उसको हम रिवाइज कर देंगे बेटा, ठीक है। और जो छूट गया बेटा उसका मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा मिलूँगा, ठीक है। यस। ठीक, ओके बेटा। तो आज हम आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हैं 1 मार्क सॉल्यूशन के साथ, और हम डिस्कशन कर रहे हैं आज एलपीजी के 1 मार्क सॉल्यूशन के ऊपर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लॉन्च हुआ था 1991 में, उसकी जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के बारे में हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जान लिया है। वो जान गए हैं कि किन परिस्थितियों में ये एलपीजी की पॉलिसी लॉन्च हुई थी। वो हमने इस लेसन में 1991 में इसको हमने लॉन्च किया था। हमने मतलब भारत देश ने, जब हमने बोलते हैं तो उसका मतलब वो भारत से मतलब होता है मेरा। तो हमने 1991 में इसको लॉन्च किया था, और इसमें बहुत सारे जो बैरियर्स थे, उन बैरियर्स को दूर करने की बात को, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स हो, हमने हर सेक्टर्स को टच करने का प्रयास किया था। जहाँ जहाँ जो भी सेक्टर हमारे लिए बॉटलनेक्स का काम कर सकते थे, उसको हमने बदलने का प्रयास किया। एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो इस ग्लोबलाइजेशन में उसको बहुत फ़ायदा नहीं मिल सका, और बल्कि जीडीपी उसमें उसकी वजह से डाउन ही हुआ। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ। लेकिन ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ और कहीं कम हुआ, और कुछ जगह उसके फ़ायदे बिल्कुल नज़र नहीं आए। ये 3 परिस्थितियाँ हमारे सामने उपस्थित होती हैं। तो इन 3 परिस्थितियों के संदर्भ में मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कि इसमें ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, कि ग्लोबलाइजेशन ठीक तरीके से काम कर सके, हमने 2 तरह के परिवर्तनों की चर्चा की, 2 तरह के मेजर्स को लेने की वकालत की, ठीक है। और वो 2 तरह के मेजर्स थे, जो पहला था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और दूसरा था स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशनल जो रिफॉर्म्स थे, उसमें हमको जो शॉर्ट टर्म के जो रिफॉर्म्स होते हैं, उसको हम स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स का की संज्ञा देते हैं, का नाम देते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म के रिफॉर्म्स हैं, वो हमारे तुरंत इम्पैक्ट करने वाले रिफॉर्म्स हैं, जो कि हमारा, जैसा कि आपको पिछले डिस्कशन से आपको मालूम है कि जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था, तो उस समय मुश्किल से 12 से 15 दिन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था। मतलब आप उस पिता की हालत क्या होगी जब महीने का अंतिम चल रहा हो, ठीक है, महीने का अंतिम चल रहा हो और बच्चे की फीस भरनी हो, ठीक है, या और दूसरे वर्क करने हो, महीने में जो बहुत सारे काम होते हैं। तो वही कुछ उसी तरह की स्थिति भारत की स्थिति थी, कि भारत के पास मुश्किल से 12-15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था, जो हम रेगुलर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, इस तरह की बात हम कर रहे हैं। बाकी और दूसरे नीड्स की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और आप अगर बड़ी क्लासों में जाओगे, पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि उस समय 1990s में जो हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी, उसका फ़ायदा हमारे पड़ोसी देशों ने उठाया, और जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम की वजह भी हमारी आर्थिक स्थिति की कमजोरी थी, क्योंकि उस समय भारत लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं था, लड़ाई लड़ नहीं सकता था, बहुत सारी स्थितियाँ थी, नेतृत्व की भी अपनी एक बात होती है। कुल मिलाकर स्थितियाँ
अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो उसके राजनीतिक और दूसरे प्रभाव भी पड़ते हैं। अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखना है आपको। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स में हमने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का प्रयास किया, फॉरेन एक्सचेंज को इम्प्रूव करने का प्रयास किया, और स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप जानते हैं कि इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को हम लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इसको इनिशिएट किया गया था। इसी तरह हम फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर का जो रिफॉर्म्स था कि हम किस प्रकार से जो फाइनेंस, आप जानते हैं कि किसी भी देश के औद्योगिक विकास में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फाइनेंस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिशमेंट की वकालत की गई और उसमें कोलैबोरेशन किया गया भारतीय बैंकों के साथ। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स लिमिट्स के ऊपर जो लिमिट्स थे उसको हमने 50% तक कर दिया। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? बोलिए। हेलो चिल्ड्रन, मेरी बात सुन रहे हो? यस सर। हाँ सुन रहे हो ना? अरे नहीं बोले तो मुझे लगा कि कहीं मेरा माइक तो ऑफ नहीं है, अभी इंतजार ही तो नहीं कर रहा। हाँ, तो इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जैसे मान लो कि अगर आपको ब्रांच एक्सटेंशन करना है तो आप कुछ कंडीशंस को, आरबीआई के जो कंडीशंस हैं उसको फुलफ़िल करते हो तो वो भी परमिशन दिया गया। उनको ये भी फ्रीडम दिया गया कि आप अपने रिसोर्स खुद क्रिएट कर सकें। मैं इतनी सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन मिलते जुलते होंगे और लगेगा कि सब सही है, उसमें से एक ऑप्शन आपका किसी में नॉट लिखा होगा, किसी में नॉट मिसिंग होगा, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कर दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक का जो इन्वेस्टमेंट जो लिमिट था इन बैंक वाज रेज टू 51%, 52%, 49%, 50%। आप देखो कितना मिलता जुलता लग रहा है। तो आपको ये तो याद आएगा कि हाँ सर ने चर्चा तो किया था। कभी आएगा कि नहीं 49%, क्योंकि किसी में 49% की बात, जब नॉन स्ट्रेटेजिक सेल की बात होगी तो वहाँ 49% की चर्चा होगी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेल की बात होगी 51% की चर्चा होगी, और बैंक में इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात होगी तो वो 50% है। तो अब इस तरीके से 3 जो है सब आपने पढ़ा है, और उसमें कन्फ्यूजन होगा कि कभी 49 आएगा दिमाग में, कभी 51 आएगा, और होगा 50 और आप गलत करके चले आओगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। हाँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको कायदे से पढ़िए। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड मॉर्निंग में आया था, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ना। तो डी रेगुलेशन का मतलब क्या था? वहाँ मैंने चर्चा किया था कि लाइसेंसिंग, कोटा वगैरह जितना है, फिर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स के लिए। लेकिन अभी तो खैर आपको एमसीक्यू करना है, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन निकल कर आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तब आप फंसेंगे। इसलिए जो बच्चे केवल एमसीक्यू को सोच रहे हैं ना, एमसीक्यू इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आप क्वेश्चन आंसर को इग्नोर मत करो, क्वेश्चन आंसर करते जाओ, उसमें से हर क्वेश्चन आंसर से एमसीक्यू निकालते जाओ। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यू गॉट अ पॉइंट? हाँ, ठीक है। तो इसका काम करो। अभी हम तो 1 मार्क के सोल्यूशन को कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपनी एनर्जी बचाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये तो आपको दे भी दूंगा, सारे 1 मार्क के सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, फर्स्ट टर्म वाले। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन आंसर के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आंसर के साथ एक बार मैं बना लूँगा अपना मटेरियल, और उसके साथ मैं डिस्कशन करूँगा, ताकि आपका मल्टीपल चलता रहे। और मेरा अप्रोच ये होगा कि एक क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन करूँ और उस लेसन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दूँ, उसको सॉल्व करो। हम राइट? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मतलब देखो एफर्ट अब मैं जितना कराऊंगा एमसीक्यू उतना ही कर पाओगे, तो ये समझोगे कि ये पढ़ाई हो गई ना, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया
बाद में और समय मिलेगा तो लेंगे। थोड़ा सा हम क्वेश्चन से लेते हैं और इसके बाद कुछ दूसरे पैटर्न देखेंगे, कुछ और इनोवेशंस करना होगा, परिवर्तन करना होगा ताकि आपका टेस्ट बना रहे पढ़ने में। तो इन्हीं बातों के साथ हम 14 नंबर क्वेश्चन के साथ सबसे पहले आज कौन पढ़ेगा हमारे स्क्रीन पर, मैं देखूं कौन सा हमारा बच्चा दिखाई दे रहा है। आज मैं अभी कहूँगा किसको पढ़ने के लिए। 5 मोर स्टूडेंट्स आर देयर ना। चलो शुभांकिता पढ़ बेटा। Yes, sir. 14 नंबर क्वेश्चन। Yes, sir. Banks such as merchant bankers, mutual funds, and pension funds are now allowed to invest in Indian financial markets. हाँ, डैश सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इसका संबंध किससे है आपको बताना है कि पहली बात तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स का है, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आपके दिमाग में घुमाना है जो फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित हो। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में कि मर्चेंट बैंक्स, बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन सब के लिए एक कॉमन नाउन क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ कॉमन नाउन आपको ढूंढना है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, ICICI बैंक, हाँ, दीज आर डैश बैंक्स, दीज आर डैश। तो आप क्या लिखोगे इसमें? SBI, कमर्शियल बैंक। यस, एग्जैक्टली राइट। तो कमर्शियल बैंक एक कॉमन नाउन हुआ किसके लिए? ये जितने सारे बैंक्स हैं, करेक्ट ना। उसी तरह यहाँ पर आपको एक कॉमन नाउन ढूंढना है, तो इनके लिए कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? FIIS, है ना, फॉरेन, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या इसको कह दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर FII, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब वित्तीय क्षेत्र के जो संगठित होकर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, दे गिव देयर ओपिनियन टू इन्वेस्ट द मनी इन अ डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट कंपनीज, शेयर मार्केट जो भी कह लो, हाँ, वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए एक कॉर्पस ऑफ मनी बनाते हैं ये। जैसे हमारे जैसे इलिटरेट फाइनेंशियल मार्केट का अगर कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो उसको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि कंपनी का ग्राफ कैसे उठता है, किन किन कारणों से उठता है, देश की परिस्थितियाँ कैसी हैं, आर्थिक जगत में क्या परिवर्तन आ रहे हैं जिनकी वजह से शेयर की वैल्यू बढ़ेंगे। अब वो इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने कहा कि बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा फ़ायदा होता है, उस फायदे को देख के उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, उसको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बढ़ना चाहिए तो घट जाएगा, और जब घटना, पैसा निकालना चाहिए तो वो डाल देगा, तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, वहाँ पर बहुत सारे फंड को इकट्ठा किया जाता है, और उसमें से आपका जो बेस्ट होता है ना, उसमें उसको डालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आंख मूंद के अगर ये म्यूचुअल फंड में आप डालते हो, 10 साल का हॉरिजिन रखते हो, समय अंतराल रखते हो, तो आपके पैसे में 10 से 11% का ग्रोथ, उससे कम ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, 95% केसेस में मैं ऐसा बता रहा हूँ, 5% केस की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट लोग होते हैं,
ठीक है। इंस्टीट्यूशनल, एक इंस्टीट्यूशन बना के, एक संगठित होकर इस पैसे को वो मैनेज करते हैं, और उनकी इमेज खराब ना हो इसलिए वो उस पैसे को अच्छे अच्छे कंपनीज में लगाते हैं और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके लिए कॉमन नाउन क्या है? FIIS। ठीक है, FIIS। जैसे आपने देखा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी तरह FII फाइनेंशियल है, इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, आर यू गेटिंग पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Recently, the parliament passed a law dash to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. इसका आंसर तो आप लोग बता दोगे। हाँ, GST, वेरी गुड। चलो आगे पढ़ो, नेक्स्ट। Goods and Services Tax Act 2016, which came into effect from July 2017, is expected to: Option A, generate additional revenue for the government. Option B, reduce to evasion. टैक्स Option इवेशन, टैक्स इवेशन, रिड्यूस टैक्स इवेशन, कर की चोरी को रोकना, रिड्यूस कम करना। ठीक है, Option C, create own nation, one tax and one market. हाँ ये बहुत बढ़िया, ये टैग लाइन था इसके लिए, GST के लिए। हाँ, वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट। ठीक है, ये टैग लाइन था GST का, टैग लाइन यही है, वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट। इट वॉज द पर्पस। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ द एबव, वेरी गुड। चलिए, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स हैं GST के ऑब्जेक्टिव्स में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। Since 1991, there has been a continuous reduction in income tax rates because: Option A, it is felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion. Option B, it is widely accepted that moderate rate of income tax increase savings and voluntary disclosure of income. Option C, both A and B. Option D, process of corporation tax and indirect taxes are very high. हाँ, क्या होगा आंसर बेटा? बोलिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इसका आंसर दोनों ही होगा बेटा, दोनों ही बातें सही है। एक बार फिर पढ़ डालो ताकि आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो जाए। चलिए बोलिए, दोनों ही बातें सही होगी। पढ़ो बेटा। सर ये क्वेश्चन वापस पढ़ूं? हाँ, क्वेश्चन आंसर वापस पढ़ो, और ये दोनों ऑप्शन सही हैं, A और B। जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, A और B दोनों सही हैं। Since 1991, there has been a continuous reduction in income tax rates because: Option A, it is felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion. Option B, it is widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. ये दोनों पॉइंट सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। In 1991, an immediate measure to resolve the balance of payments crisis was: Crisis was, Option, yes, sir. Option A, to free the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control. Option B, devaluation of rupee against foreign currencies. Option C, removing the trade barriers, quotas and tariffs. Option D, simplification of export and import procedures. बोलिए बोलिए, क्या होगा बेटा? इमीडिएट मेजर्स की बात हो रही है, तत्काल तुरंत किया गया और जिससे तुरंत फ़ायदा हो। इमीडिएट मेजर्स टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को ठीक करने के लिए, तुरंत ठीक करने के लिए क्या किया गया? सी। सी 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 क्या है? रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स। ये इमीडिएट उसका इम्पैक्ट होगा? नो नो नो। सर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन यस, बी करेक्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। कि जैसे ही मान लो एक दुकान पर, इसको ऐसे समझो कि अमेरिकन और इंडियन का कॉन्सेप्ट है
दो देशों के बीच में होता है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए बस मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि एक दुकान पर, मतलब दुकान को मान लो कि कंट्री मान लो, एक दुकान पर आपको 1 रुपये में 1 समोसा मिल रहा है, दूसरी दुकान पर मतलब दूसरे कंट्री में 1 रुपये में 2 समोसा मिल रहा है। किस कंट्री से आप सामान परचेज करोगे? बोलो। जिसमें 2 समोसा मिल रहा है। तो डिवैल्यूएशन जब होता है तो रुपये की वैल्यू घट जाती है। मतलब $1 में मान लो 60 रुपये होता था, तो अब $1 में 75 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप ज़्यादा सामान परचेज करोगे ना, तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बाहर से पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा, तो आपके देश की स्थिति बदलेगी, देश के लोग प्रॉस्पेरस होंगे, ठीक है, देश की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. हाँ चलिए नेक्स्ट। Liberalization of trade लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। and investment regime was initiated to option A, increase international competitiveness of industrial production and also foreign investments and technology into the economy. Option B, promote the efficiency of local industries. Option C, adopt the modern technologies. Option D, all of the above. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? All लिबरलाइज of the above. क्या बेटा? क्या बेटा? D. वेरी गुड। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम वाज इनिशिएटेड। अब लिबरलाइजेशन के कारण क्या क्या थे, ठीक है, कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें लिबरलाइजेशन किया गया, ठीक है, और उसके फीचर्स क्या थे, वहाँ से ये सारे आंसर निकल के आएंगे। तो ये तीनों पॉइंट, अब इसको क्वेश्चन को तैयार कर रहे हो ना, तो लिबरलाइजेशन के कारण क्या है, ठीक है, ये तीनों आपके तैयार हो। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रमोट द इफिशियंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्री, ये सब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international markets. Option A, import licensing. Option B, quantitative restriction. Option C, export duties. Option D, tariffs. बोलिए। बोलो बेटा। Sir, export duties. बाकी रेस्ट ऑप्शंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग से सर ये D. टैरिफ। D, yes sir. अच्छा, टैरिफ कैसे होगा? देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। विदेशी बाजार में आपकी चीज़ें कैसे ज़्यादा बिकेंगी? तो आपकी अगर चीज़ें सस्ती होंगी, ठीक है, पहली बात तो सस्ता होना चाहिए, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, क्वालिटी तो है इम्पॉर्टेंट, लेकिन पहले सस्ता, कंज्यूमर के लिए सस्ता होना बहुत मायने रखता है। चाइनीज़ गुड सस्ता होने की वजह से ज़्यादा बिकता है, ना कि क्वालिटी की वजह से, समझ रहे हो? तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग का संबंध, इंपोर्ट से अगर आप इंपोर्ट कोई करते हो, रॉ मटेरियल वगैरह करते हो, टूल्स वगैरह करते हो, तो वो वहाँ पर काम करेगा। और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का भी संबंध डायरेक्ट नहीं है। अब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में क्लियर भी नहीं है कि किस तरह का क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। बेचने के लिए तो कोई भी कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगाएगा नहीं, ठीक है, आप जितना चाहो बाहर बेचो, वो रिस्ट्रिक्शंस तो भी उतना काम करनी। टैरिफ्स ये इंपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, तो टैरिफ्स का भी संबंध उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। और कोई भी कंट्री अपने ऊपर टैरिफ की बात यहाँ नहीं की जा रही है। अब यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिवली जो सी ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, मतलब एक्सपोर्ट की ड्यूटीज का संबंध हैज बिन रिमूव्ड। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, टैरिफ पूरी तरह हटाया भी नहीं गया था, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बिन रिमूव्ड टू इंक्रीज द, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया था, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट। Import licensing was abolished
except in case of dash. एक्सेप्ट इन केस ऑफ डैश। हाँ, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश, ख़त्म कर दिया गया। इंपोर्ट के ऊपर जो लाइसेंसिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपको लाइसेंस होना चाहिए, जो कोई भी हर आदमी इंपोर्ट नहीं कर सकता है, उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश, ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डैश। क्या होगा? बोलो। जो हानिकारक और ख़तरनाक टाइप की जो चीज़ें थी, जो जैसे अभी भी आप जाओ कि इसे मांगो कि बेहोश करने की दवा दे दीजिए, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा, ठीक है, वो नहीं मिल सकता। कुछ नींद वाली दवा है, या आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा। कारण क्या है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है, लोग गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। आर गेटिंग पॉइंट? तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डियस, जो कम्युनिटीज़ थी, हजार्डियस जो केमिकल्स कह लो, ठीक है, ऐसे चीज़ों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस, जो हमारे पर्यावरण या दूसरे जो भी क्षति पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर ये रोक लगाएगी। नेक्स्ट। Yes, sir. The trade policy reforms aims at option A, dismantling of quantitative restrictions on import and exports. Option B, reduction of tariff rates. Option C, removal of licensing procedures for imports. Option D, all of the above. ठीक है। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स का उद्देश्य क्या था? बताइए बताइए बेटा। गेस करना है भी ना, गेस भी करना भी तो एक एबिलिटी है, स्किल है। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट, किस लिए? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, उसको समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए। डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, उसके लिए किया गया था। या रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, ठीक है, टैरिफ के रेट्स को घटाने के लिए किया गया था। या रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट्स, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत हैं, किसी में ज़्यादा कोई कम, ये अलग इशू है। चलिए 23rd क्वेश्चन। Dash implies sharing of the ownership or management of a government-owned enterprise. हाँ बोलिए। जैसे शेडिंग होता है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, शेडिंग मतलब अलग करना, ठीक है। डैश इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस। बताइए, बोलो बेटा। एक छोटा सा शब्द जो है आपको आंसर गलत कर सकता है, इससे देखो शब्द का जो भंडार है वो भी होना जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी से पूछ नहीं पाओगे कि शेडिंग का मतलब क्या है या इसका मतलब क्या है, आपको मतलब निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ओनरशिप और मैनेजमेंट, ठीक है, ओनरशिप को हटा रहा है या मैनेजमेंट को हटा रहा है, ठीक, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। तो ये काम तो प्राइवेटाइजेशन में होता है ना, तो प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट। Privatization of the public sector and अब इसको मैं 1 मिनट का आपको ब्रेक देता